नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 पॉलिटी सब्जेक्ट लेकर के आया हूं दोस्तों। तो इस क्लास 6 की पॉलिटी जो लेकर के आया हूं, इसमें आज हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। इस चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे गांव का प्रशासन। इसके पहले दोस्तों मैं आपको क्लास 6 की चैप्टर नंबर 5 दे चुका हूं, जिसमें मैं आपको बताया था स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में दोस्तों। पिछली एक वीडियो में आपने देखा था, और उसमें एक ग्राम सभा के बारे में देखा था दोस्तों, और उसमें 3 प्रकार की पंचायतों के बारे में आपने देखा था। और इस वीडियो में जो आज 6 क्लास की 6 चैप्टर है दोस्तों, इसमें गांव का प्रशासन है। गांव के प्रशासन में हम देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है और गांव का प्रशासन किस तरीके से होता है, वहां पे आने वाली समस्याएं क्या क्या होती हैं और समस्याओं का समाधान कहां पर होता है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की जो सीरीज़ चला रहा हूँ, इस सीरीज़ को मैं दोस्तों इस एनसीईआरटी की बुक में सभी कंटेंट जो होते हैं उसके पहले मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं, और जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। और दोस्तों ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सीटेट या स्टेटेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य एग्जामों में भी आपकी हेल्प करेगी दोस्तों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये चैप्टर। जैसा कि यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देखते हैं दोस्तों। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। तो ये देखो यहाँ पर कितने गांव हैं दोस्तों, भारत में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं भारत में। उनकी पानी, बिजली, सड़क की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख रहे हो, कागजात तो रखना है, साथ साथ में वहाँ पे गांव वालों के जो झगड़े होते हैं, वाद विवाद होता है, उसको भी सुलझाने का काम करना पड़ता है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, इस पाठ में क्या कहा जा रहा है कि हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में। और उसके बाद देखो दोस्तों, भारत जैसे देश में 6 लाख से अधिक गांव हैं। जब 6 लाख से अधिक गांव हैं तो कितना लंबा क्षेत्रफल है, और उसके बारे में जानकारी, रख रखाव, सारे डॉक्यूमेंट्स, कितना कठिन काम होता होगा। तो चलो दोस्तों, इसमें हम पढ़ते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, क्या क्या जानकारी है और क्या महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे देखो एक इमेज दी है, एक इमेज में यहाँ पे दोस्तों 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आम गांवों में होता है, ज़मीन की विवादों को लेकर के, पानी से संबंधित विवाद को लेकर के। तो यहाँ पर भी देखो, शायद ये भी खेत की झगड़े को लेकर के झगड़ा कर रहा है कि ये हमारा खेत है या आपका खेत है, इस तरीके से। देखते हैं दोस्तों, गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है, यानी जिस ज़मीन पर खेती या कृषि की जा सकती है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक मोटी सी मेड़ से अलग होती है। जैसा कि आपने देखा है दोस्तों, आपने देखा भी होगा, गांव में जो खेत होते हैं, एक खेत से दूसरे खेत के बीच एक मोटा सा मेड़ होता है, उसके द्वारा दोनों खेत अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेतों में मिला लिया होगा दोस्तों। तो देखो यहाँ पे उसने उसकी ज़मीनों को अपने खेतों में मिला लिया और अपने खेतों का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी, और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच भी थे। तो देखो दोस्तों, उसके पास ज़मीन भी है और सरपंच भी है, इसलिए जो है मोहन डरा हुआ था। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। तो बिल्कुल दोस्तों, देखो जिस तरीके से यहाँ पर एक एनसीईआरटी की बुक में बताया गया है कि
गांव के लोग खेतों के लिए, मेड़ों के लिए झगड़ा करते हैं। और ये हकीकत में भारत जैसे देशों में ऐसे झगड़े आए दिन आपको देखने को मिलते रहते हैं दोस्तों। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और पैर में बहुत चोट आई। एक पड़ोसी ने उन्हें मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो देखो दोस्तों, ऐसी समस्याएं गांव में देखने को मिलती हैं। बिल्कुल ज़मीन के छोटे से टुकड़े को लेकर के विवाद होता है, मारपीट होती है। फिर कुछ लोग आके सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि नहीं आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं पुलिस के पास मत जाओ। कुछ लोग कहते हैं आपको भी मारना चाहिए, आपको मार खानी पड़ी है तो आप भी मारो, आप बदला लो। तो लोग जो है तरह तरह के जो है सलाह देने लगते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो इतने ही रघु का परिवार जो है दोस्तों, परिवार वाले तो इतने ही पुलिस थाने में पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने पहुंच गया कि आप लोगों ने देखा है मुझे मार खाते हुए, तो आप लोग मेरे साथ चलो और मेरा साथ दो। पुलिस थाने का क्षेत्र, तो पुलिस थाने का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस क्षेत्र के हो जिस क्षेत्र में पुलिस थाना लगता है, तो आप उसी पुलिस थाने में जा सकते हो। अगर दूसरे पुलिस थाने में आप जाते हो तो आपका FIR दर्ज नहीं होता है और आपका समय बर्बाद होगा। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये पुलिस थाने का क्षेत्र क्या होता है। पुलिस थाने के रास्ते में एक पड़ोसी से पुलिस थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने में चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के क्षेत्र कार्य में आता है। तो देखो दोस्तों, मोहन कह रहा है कि हमारा कार्य क्षेत्र जो है इस पुलिस थाने के क्षेत्र में आता है। यानी कि आपका ग्राम सभा, आपका गांव जिस पुलिस थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपको वहीं जाना चाहिए, जैसा कि मोहन कह रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या कह रहे हैं, नहीं मुझे तो दूसरे पुलिस थाने क्षेत्र में जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ अन्य तथ्य दिए हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या है इसमें, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। तो आप देख रहे हो, आप उसी थाने में अपनी रपट लिखवा सकते हो जो थाना उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह वहाँ के थाने की जिम्मेदारी होती है कि वह दोनों लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंतर्गत के मामलों पर कार्रवाई करे। तो देख रहे हो दोस्तों, आप उसी क्षेत्र में जा सकते हो, उसी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत जा सकते हो जिस कार्य क्षेत्र में आपका ग्राम और थाना आता हो दोस्तों। यहाँ पर देखो कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस स्थान के थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाएंगे। मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। मोहन को रघु से झगड़ा करने में क्यों डर लग रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या हुआ था और किसके बारे में हम यहाँ पे आगे देखेंगे। पुलिस थाने में होने वाला काम, तो पुलिस थाने में किस प्रकार से काम होता है, क्या क्या काम होता है, अब इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप से देना चाहता है।
थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मोहन अपनी शिकायत लिखित रूप में भी दर्ज करवाना चाहता था। अब लिखित रूप देने से और मौखिक बताने में भी कुछ तो अंतर होगा ही। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वो उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन वह हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने के लिए वहां पहुंचेगा। तो देखो दोस्तों, किस तरीके से मोहन जो है अपनी शिकायत लिखवाता है। पहले थानेदार उसकी शिकायत को नहीं लिखते, लेकिन बाद में उसकी शिकायत को लिखा जाता है जब गांव के सभी सदस्य जाकर के कहते हैं कि नहीं, हमारे आंखों के सामने मारा गया है इसको। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाया गया है, या उसे एक नाटक के रूप में आप देख सकते हैं। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा? क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से भी संभाल सकता था? आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्व विभाग का काम। तो राजस्व विभाग का क्या काम होता है? अभी आपने देखा पुलिस का काम। पुलिस का काम क्या होता है दोस्तों? तो आपने यहाँ पर देखा कि जो पुलिस का काम होता है, थाने में होने वाला काम FIR लिखना होता है। FIR लिखते हैं और जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं और संबंधित कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, राजस्व विभाग का काम, राजस्व विभाग क्या होता है और राजस्व विभाग का काम क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु के खेत की मेड़ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्ण सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिससे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। तो देखो दोस्तों, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। तो पटवारी क्या काम करता है दोस्तों? ज़मीन को नापना और उसका रख रखाव, यानी उस ज़मीन से संबंधित जितने भी कागजात होते हैं उसका रख रखाव करना, ये काम पटवारी का होता है। अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप जानते हो, कहीं पर इन्हें पटवारी कहा जाता है, कहीं पर लेखपाल कहा जाता है और कहीं पर इन्हें कर्मचारी के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जैसे लेखपाल भी होते हैं, लेखपाल का भी काम होता है ज़मीन का नाप जोख करना और उससे संबंधित जितने भी कागजात होते हैं उन्हें संभाल कर रखना। कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानून को भी इन्हें कहा जाता है। देखो, इन्हें कानून को भी कहा जाता है, इन्हें ग्रामीण अधिकारी भी कहा जाता है। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारियों के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो पटवारी दोस्तों वही होते हैं जो ज़मीन का लेखा जोखा रखते हैं और उन्हें लेखपाल भी कहा जाता है। जैसे आप बताया गया कि इसके लिए इस बुक में पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उनके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर का विवरण देखेंगे। तो खसरे को दोस्तों जो ज़मीन से संबंधित रख रखाव होते हैं उन्हें नक्शे और खसरे के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो, यहाँ पर नक्शा कहा जा रहा है और खसरा यानी दोस्तों जो रजिस्टर होता है उसे खसरे के नाम से जाना जाता है। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहा जाता है दोस्तों। तो आपने देखा होगा जो पटवारी होते हैं, लेखपाल होते हैं, उन्हें नापने के लिए एक बहुत लंबी सी जंजीर रखते हैं अपने पास, जिसे जरीब के नाम से जाना जाता है। जो आप कह सकते हो ऑफिशियल भाषा में उसे जबीर कहते हैं। ऊपर दी गई
तो देखते हैं दोस्तों, ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे में मेल नहीं खाता है तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदल दी गई है। बिल्कुल, अगर ये पटवारी नापता या लेखपाल नापता तो इसका आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता था दोस्तों। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद देता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। तो देखो दोस्तों, इन सब का जो ज़मीन से संबंधित जितने भी कागजात या कामकाज होते हैं वो किसका काम होता है दोस्तों? यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सबका हिसाब रखना राजस्व विभाग का काम होता है। जो अभी मैं आपको राजस्व के बारे में, राजस्व के काम के बारे में बता रहा हूं, और राजस्व का काम यही होता है कि ज़मीन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसका रख रखाव, उसकी देख रेख राजस्व का काम होता है, राजस्व विभाग। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत के सभी राज्य जिले में आवंटित हुए हैं, यानी कि जिले में बटे हुए हैं दोस्तों। भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में जिलों की संख्या है। कुछ जिलों में संख्या कम है, कुछ जिलों में संख्या बहुत अधिक है दोस्तों। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, कहीं इन्हें तहसील के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इन्हें तालुका के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है। तो देखो दोस्तों, जिले में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो जिलाधिकारी होता है, और उसके नीचे होता है दोस्तों तहसीलदार। जिलाधिकारी के बाद जिलाधिकारी, जिले कहते हैं डीएम, डीएम के बाद दोस्तों तहसीलदार होता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण भी करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व यानी विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं। तो आपने भी सुना होगा दोस्तों, जो ज़मीन से जुड़े मामले होते हैं वो तहसीलदार उसका निपटारा करते हैं। तो देखो, तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े मामले का निपटारा होता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी और उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं दोस्तों? अब आपने देखा था, जैसे अभी ऊपर बताया गया था कि खसरा होता है जो पटवारी या लेखपाल उसमें अपना रिकॉर्ड रखता है। तो यहाँ पर एक खसरे की बात की गई है दोस्तों। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम का है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए और मोहन और रघु के ज़मीन से संबंधित मामलों का जवाब दीजिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है अलग अलग क्षेत्र का, कि यहाँ पे दोस्तों ये सीरियल नंबर है, किस नंबर पे कौन है, और क्षेत्र यानी कि किस क्षेत्र में कितने हेक्टेयर में ज़मीन है, और उस ज़मीन का मालिक कौन कौन है दोस्तों। ज़मीन का मालिक, उसका नाम, पिता का नाम आदि, और उसका पता दिया हुआ है। और यहाँ पर उसके पास यदि बटाई
पर बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा कितना है उसका, तो यहाँ पर कौन सी फसल उगाई गई है। इस तरीके से दोस्तों ये जो है इसे खसरा कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ पर मोहन की ज़मीन की बात की गई है दोस्तों, और यहाँ पर रघु की ज़मीन की बात की गई है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर देखो दोस्तों एक नक्शा बना हुआ है, इस नक्शे के आधार पर दोनों की ज़मीन को बांटा गया है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक अमरापुर पटवारी का रिकॉर्ड है, आप इसको देख सकते हो, आप प्रैक्टिकल के रूप में भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखो कुछ चिन्ह दिए गए हैं, इस तरीके की जो लाइन होगी दोस्तों ये सीमा रेखा दर्शाती है, और इस तरीके से जो आपको सिंबल दिखेगा दोस्तों वो चारागाह है। और ये कच्ची सड़क का चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुआं दिख रहा है, ये पक्की सड़क है, और ये पेड़ है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों इसको पढ़ते हैं, मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है। तो देखो दोस्तों मोहन की ज़मीन यहाँ पर कहाँ पे, किस तरीके से आप ढूंढोगे मोहन की ज़मीन को। तो देखो यहाँ पर मोहन के ज़मीन से संबंधित कोई यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो आप यहाँ पे नहीं ढूंढ सकते। आगे देखो रघु और मोहन के ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर रहा है, और खेत नंबर 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। ये सारी जानकारी इस तरीके से कुछ पटवारी और लेखपाल अपने पास रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, इसको भी पढ़ते हैं। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य हैं। यह भी बताइए कि वे विकसित किस लिए ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों ये बात सही है कि किसानों को जो उनके ज़मीन से संबंधित नक्शे होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, वो लेना पड़ता है, और वो आसानी से नहीं मिलते, और उन्हें प्राप्त करने के लिए शुल्क भी देना पड़ता है। और शुल्क तो देते हैं, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आसानी से नहीं मिलता और उन्हें इसके लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब क्यों ज़रूरी होता है ये रिकॉर्ड उन्हें, अब देखते हैं। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है तब, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए या बैंक से कर्ज चाहिए, एक किसान अपने खेत के लिए खाद खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों को बांटना चाहता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस खसरे की या इस नकल की ज़रूरत पड़ती है। अब एक नया कानून आया है, एक नया कानून जो आया है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। ये कानून है हिंदू अधिनियम धारा 2005। हिंदू अधिनियम धारा जो आई थी दोस्तों वो 2005 में आई थी। तो ये एक नया कानून है, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। बिल्कुल दोस्तों ऐसा सोचा जाता है, और ये जो रूढ़िवादिता है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है, कुछ उसी में ये आ जाता है दोस्तों। उसके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीनों में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों को बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है, यानी कि इस नियम में बदलाव किया गया। जैसे पहले होता था कि जो ज़मीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ बेटों की हो सकती है। पिता की मौत के बाद वो ज़मीन या तो बेटे आपस में बांट लेंगे या बेटे को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इस कानून को बदल दिया गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलता है।
यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। तो देखो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ज़मीन होती है हिंदू परिवार में, जो ज़मीन है नए कानून के अंतर्गत, उसमें परिवार के बेटों को बेटियों और माँ को ज़मीन बराबर का हिस्सा मिलता है। दोस्तों, ये नया कानून जो था वो सबके लिए समान अवसर जैसा बनाता है और सबको बराबर हक देता है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटी के साथ साथ उसका और दोनों बेटों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंताओं में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर देखो, जब उसके सुधा के पिता की मृत्यु हो जाती है तो ज़मीन सुधा और उसके भाई के नाम बराबर हो जाती है और दोनों जो है उस ज़मीन पर अपना हक जताते हैं। और यहाँ पर देखते हैं अन्य सार्वजनिक सेवाएं जो हैं, एक सर्वेक्षण से पता चलता है। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, पहला कानून से संबंधित था, जब दो व्यक्ति ज़मीन से को लेकर के झगड़ा करते हैं और थाने जाते हैं, और दूसरा दोस्तों पटवारी के पास जाते हैं और पटवारी इसकी रखरखाव करता है। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। उनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्या आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज एवं खाद्य के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार की जा सकती है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। तो देखो दोस्तों, जो यहाँ पे लास्ट की लाइन दी गई है, कुछ ये महत्वपूर्ण होती है। ऐसे ही प्रश्न जो हैं दोस्तों CTET के एग्ज़ाम में दोस्तों ऐसे ही कुछ प्रश्न निकल करके आते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लिस्ट बनाई गई है। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि अपने क्षेत्र के सभी चीज़ों के, सार्वजनिक स्थानों के, दुकानों की लिस्ट बनाइए। तो यहाँ पे सार्वजनिक सभा कौन कौन से हो सकते हैं, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाइए और इन लिस्टों से क्या फ़ायदा होगा और क्या जानकारी मिलेगी दोस्तों, इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। और अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।